Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Market for Goods of Class 10th History Chapter number 4. So इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ये सारे लोग प्रोडक्ट तो बना रहे थे बट अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचा रहे थे, तो उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे. We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market. तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर भी लिया था. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है, ज़्यादातर जो शिपिंग जो बिजनेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में की हुई थी. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो इंडियंस नहीं बना पा रहे थे, रॉ मटेरियल बेचना पड़ रहा था इंडियंस को. तो ये सारी चीज़ों से हमें क्लियरली पता चलता है कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो पूरे तरीके से इंडियन मार्केट पे कब्जा कर रहे थे. एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रेजिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल्स. अब जब धीरे धीरे करके हमारे देश में जो लोग हैं, वीवर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जब इनको ये चीज़ समझ आने लग गई कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही हम पे एक तरीके से हावी हो रहे हैं, हमारे देश में आकर हमें ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो इंडियन वीवर्स, क्राफ्टमैन है, मतलब इंडियन जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल्स को रेजिस्ट करने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स का अपोजिशन करने की कोशिश की. उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि टैरिफ प्रोटेक्शन दी जाए, मतलब कि हमें बाहर देश से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन मिले. इसका मतलब कि बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर टैक्स बढ़ा दो, जिससे कि वो सामान देश में ना आए या कम आए और हमारे देश में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़े. तो टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड की जा रही थी. और ये जो इंडियन वीवर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स हैं, ये सभी जो हैं खुद के स्पेसेस बना रहे थे, मतलब एक तरीके से एसोसिएशंस बना रहे थे, अपने लिए एक जगह बना रहे थे मार्केट में कि इनको कस्टमर्स जाने पहचाने. ठीक है. एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस. और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये कोशिश की कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट को फैलाने की कोशिश करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें. तो इसकी सब कोशिश कर रहे थे. बट जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदें. तो अगर आप किसी इंडियन, मतलब या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे बड़ा काम क्या है कि मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया, मैंने फैक्ट्री सेटअप कर ली, प्रोडक्ट बना लिया, अब कैसे भी करके मैं कंज्यूमर को कैसे मनाऊं कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीद ले. ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है. मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया बट कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या आपको कोई फायदा होगा? नहीं होगा. आप बना के बैठे रहो, कोई खरीदेगा ही नहीं, आप तो नुकसान में चले जाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परसुएड पीपल टू बाय द प्रोडक्ट्स. दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट. जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें ये फील होना चाहिए कि हाँ, उन्हें प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है. बट ये कैसे किया गया? मतलब कि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं हम पे कंट्रोल कर रहे थे. ब्रिटिशर्स जो हैं इंडस्ट्रीज सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. दूसरे देशों से हमारे देशों में सामान आ रहा था. इस सब के बीच हमारे देश के जो वीवर्स वगैरह हैं उनको ये चीज़ रियलाइज हुई और उन्होंने ब्रिटिशर्स का अपोजिशन करना शुरू किया और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने की कोशिश की. बट अब चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया बट वो लोगों को बेचेंगे कैसे? तो बेचने का या लोगों को मनाने का कि हाँ हमारे प्रोडक्ट खरीदो, इसका एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट्स. और एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही जरूरी दिखाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्मली अपने घर में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, बट अचानक से मेरे सामने एक एडवर्टीजमेंट आती है और वो क्या दिखा रही है, एडवर्टीजमेंट कैसा शो करना चाह रही है कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि मेरी लाइफ उस प्रोडक्ट के बिना अधूरी है. तो इस तरीके की इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू. एडवर्टाइजमेंट क्या करती हैं, वो लोगों के मन में ये फील करवाती हैं कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और फिर वो पर्सन जो है प्रोडक्ट को खरीदता है. जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हमारे माइंड को शेप करती हैं कि हाँ हमें ज़रूरत है, और एक तरीके से नीड क्रिएट करती हैं. ठीक है. एक ऐसा माहौल बनाती हैं कस्टमर के माइंड में कि कस्टमर को ये लगने लगता है कि ये चीज़ की मुझे सच में ज़रूरत है. अब आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ हम एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं.
हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट्स, वॉल्स, टेलीविजन, हर जगह पे हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देती हैं. But if we look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for products and in shaping a new customer culture. तो आज जब हम देखते हैं ना अपने आसपास की इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हमें दिखाई देती हैं, तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आज और कल में नहीं आई हैं, बल्कि ये जो एडवर्टीजमेंट का सिस्टम है ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है. जबकि जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह थे तब से, मतलब हिस्ट्री में काफ़ी पुराने टाइम से एडवर्टीजमेंट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रही हैं और एक नया कंज्यूमर कल्चर जो है इन एडवर्टाइजमेंट्स ने क्रिएट किया है कि लोगों को ये फील होने लगे कि हाँ हमें चीज़ों की ज़रूरत है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें. तो एक कंज्यूमर कल्चर जो है वो क्रिएट हुआ है एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से. So when Manchester industrialists began selling clothes in India, they put labels on the cloth bundles. तो जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मतलब ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब उन्होंने कपड़ा इंडिया में बेचना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लोथ के बंडल्स में, कपड़ों का जो बंडल है उसमें लेबल्स लगाने शुरू किए. लेबल्स जो है वो इसलिए लगाए जाते थे ताकि लोग जो है वो फेमिलियर हों कंपनी के साथ और जिस जगह से ये आ रहा है उससे. मतलब कि जब बहुत ही बोल्ड अक्षर्स में एकदम क्लियरली किसी पर्सन को कहीं पे कोई चीज लिखी दिखती है तो पर्सन ना उससे फेमिलियर हो जाता है. जब डेली डेली मैं किसी चीज को देखूंगी, बार बार देखूंगी, हाईलाइट होगी वो चीज, तो मेरे दिमाग में ना वो चीज छप जाएगी. तो ये जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये यही कर रहे थे. जो क्लोथ बंडल्स आते थे इंडिया में उसमें बहुत ही क्लियरली वो लेबल्स लगाते थे ताकि इंडियंस जो है वो मैनचेस्टर मेड क्लोथ से फेमिलियर हो जाएं. The labels was to be a mark of quality. लेबल जो है वो एक तरीके से क्वालिटी को भी दर्शाते थे कि हाँ ये जो लेबल है अगर मैनचेस्टर से बना है तो क्वालिटी वाला होगा. इस तरीके से लेबल्स को यूज किया जाता था लोगों के दिमाग में ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि ये कपड़ा जो है बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाला है. ये जो लेबल है वो क्वालिटी को दर्शाता है. जब बायर्स ये देखते थे कि किसी जगह पे लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर्स, एकदम ऐसे हाईलाइटेड, एकदम बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, तो लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस सा फील होता था. या ये जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने ये लिखा ही इसलिए था एकदम मेड इन मैनचेस्टर, इतने बोल्ड अक्षरों में वो कपड़ों पे ये लेबल लगाते थे ताकि कस्टमर्स को एक तरीके से ये चीज हिट करे कि अच्छा ये मैनचेस्टर में बने हैं और उनको ऐसा लगे कि ये मैनचेस्टर मतलब कोई बहुत ही क्वालिटी वाली जो कपड़े हैं वो आ रहे हैं मैनचेस्टर से और उनको एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, कि हाँ हम कोई बढ़िया सा कपड़ा खरीद रहे हैं. तो ये परसेप्शन डालने के लिए लोगों के दिमाग में मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस तरीके के लेबल्स जो हैं डालने शुरू किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत ही खुशी खुशी कॉन्फिडेंटली इनके प्रोडक्ट्स खरीद लें. अब जो ये लेबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट और वर्ड्स में ही नहीं थे, बल्कि इमेजेस भी एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट कर रही थी. इमेजेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को लुभाने के लिए, ठीक है. If we look at these old labels, we can have some idea of the mind of manufacturers, their calculations and the way they appeal to the people. जब हम इन पुराने लेबल्स को देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो क्या सोचते होंगे, उन्होंने क्या कैलकुलेशन लगाई होगी कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, जो कंज्यूमर्स है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्या इमेजेस यूज करें, किस तरीके से लिखें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अट्रैक्ट हों. तो ये जो एक तरीके से हम देख सकते हैं, ये जो पोस्टर्स हैं, ये जो लेबल्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया देते हैं कि उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे सोच रहे थे. इनमें आप देख सकते हो कि भगवान की जो मूर्तियां हैं, भगवान की जो फोटोज हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है. यहाँ पे कार्तिकेय जी हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये राजा रंजीत सिंह जी की जो इमेज है उसको इस्तेमाल में लिया गया है. और ये पता है किसके प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लिखे हुए हैं, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं मैनचेस्टर मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर. मतलब कि जो इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स थे, वो हमारे देश में सामान को बेचने के लिए क्या कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट्स पे इस तरीके से भगवान की इमेजेस वाले लेबल्स लगा रहे थे जिससे कि हम इंडियंस उनके प्रोडक्ट से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाए और हमें ऐसा लगे कि अरे ये तो अपने ही देश के लोग हैं, ये तो अपना सा लगे हमें. तो वो सेंस क्रिएट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो मैनचेस्टर से कपड़े आ रहे थे, जो मैनचेस्टर के
इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपने क्लोथ बंडल पे इस तरीके से भगवान की इमेजेस लगानी शुरू कर दी, राजा रंजीत सिंह की लगानी शुरू कर दी, मतलब राजा महाराजाओं की लगानी शुरू कर दी, जिनको हम हीरो मानते हैं, जिनकी हम काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों की इमेजेस जो है वो यूज करनी शुरू कर दी, ताकि जो आम आदमी है उसको ये लगे कि ये तो मेरे भगवान की फोटो है, इसमें मेरे भगवान की इमेज है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। इस तरीके से मैसेज पहुंचाने के लिए, इस तरीके का परसेप्शन बनाने के लिए मैनचेस्टर्स ने क्या किया, मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ने भगवान की जो फोटोज वगैरह हैं उनका इस्तेमाल किया। तो इंडियन गॉड्स गॉडेसेस इन सबको इस्तेमाल किया जा रहा था लेबल्स पे, ताकि लोगों को अपनापन महसूस हो। और ये जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो आम लोग हैं जो भगवान की इमेज को यूज कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो भगवान की इमेज तो ऐसे यूज कर रहे थे जैसे कि भगवान की इमेज यूज करने से उनके प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट भगवान की तरफ से है या भगवान इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं। ठीक है, भगवान ने इस चीज को यूज करने का अप्रूवल दिया है। तो ये इस तरीके से मतलब एक इमेज बनाई जा रही थी। The imprinted images of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacturers from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि भगवान कृष्ण की, भगवान माँ सरस्वती की इस तरीके से फोटोज यूज करी जा रही थी मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को हमसे थोड़ा फेमिलियर करवा सकें। क्योंकि वैसे तो ऐसा लगेगा ना कि ये तो बाहर के देश से प्रोडक्ट आया है, पता नहीं कैसा होगा। तो उस डाउट को हटाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इस तरीके से भगवान की इमेजेस यूज करनी शुरू की, जिससे कि वो हमारे अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा फेमिलियर दिखा सके। तो लेट 19th सेंचुरी से क्या होने लग गया कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कैलेंडर्स प्रिंट करने लग गए, क्योंकि कैलेंडर्स ऐसी चीज होती हैं जो कि सब यूज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीज जो हैं वो हर कोई इस्तेमाल नहीं करता था और हर समय पे इस्तेमाल नहीं करता। न्यूज़पेपर जो है डेली का आ गया और फिर वो रद्दी हो जाता है, मैगजीन भी किसी ने पढ़ ली और उसके बाद वो रद्दी है। बट कैलेंडर्स ऐसी चीज है जो कि हर पर्सन डेली यूज करेगा, और चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर पर्सन को कैलेंडर की जरूरत तो होती ही थी और होती ही है, आज भी है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कैलेंडर्स जो है वो छापने शुरू किए। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो इमेज है सनलाइट करके लिखा हुआ है, सनलाइट सोप कैलेंडर। Here God Vishnu is shown bringing sunlight from across the skies। तो यहाँ पे भगवान विष्णु को दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो सनलाइट ला रहे हैं पूरे आसमान से। तो इसमें आप देखोगे कैलेंडर तो है, कैलेंडर बस इतू सा एकदम छोटा सा नीचे है, और पूरे ऊपर कैलेंडर के ऊपर क्या है, उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। जो इनका सनलाइट सोप है उसकी एडवर्टाइजमेंट है, और सनलाइट सोप पे भी किसकी मूर्ति बनी हुई है, भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो तीनों चारों चीजें जो है वो कैसे कनेक्ट हो रही है कि हाँ भगवान की मूर्ति भी लगा दी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अरे इसमें तो भगवान जी हैं, ये चीज तो हमें खरीदनी चाहिए। दूसरा कैलेंडर छाप दिया, कैलेंडर क्या होगा, पर्सन इस पूरे कैलेंडर को ले जाके अपने घर में टांगेगा, रोज जो है वो डेट देखेगा, आज दिन कौन सा है, आज वार कौन सा है, त्योहार कौन सा है, ये सारी चीजें देखने के लिए वो अपना कैलेंडर यूज करेगा। और जब वो कैलेंडर यूज करेगा तब तक वो इस एडवर्टाइजमेंट को देखेगा, सनलाइट सोप के बारे में पढ़ेगा, और उसके दिमाग में ये सनलाइट सोप जो है छप जाएगा। और जब बाहर वो साबुन खरीदने जाएगा ना, तो जाने अनजाने वो सनलाइट सोप ही खरीदेगा, क्योंकि उसके मन में छप गया है वो, मतलब ना चाहते हुए भी ना उसका हाथ सनलाइट सोप की तरफ ही चलेगा, क्योंकि पूरे साल भर उसने सनलाइट सोप की एडवर्टाइजमेंट देखी है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में घुस गया है कि भाई ये सोप बढ़िया है, राइट। तो इस तरीके की जो इमेजेस हैं, इस तरीके के जो टैक्टिक्स हैं वो यूज किए जा रहे थे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सके। अब भगवान की इमेजेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सोनेजेस की भी, मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं उनकी भी इमेजेस लगाई जा रही थी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, राजा रंजीत सिंह की यहाँ पे लगाई हुई है। तो नवाब्स, एम्परर्स, इन सब की जो इमेजेस है वो लगाई जा रही थी ताकि एक तरीके से वैलिडेशन मिले। ठीक है, द मैसेज वॉज वेरी ऑफन सीम टू से इफ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। और ये जो इमेजेस लगाई जा रही थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की, राजाओं की, एम्परर्स की, नवाब्स की, इन इमेजेस को लगा के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इन रॉयल फिगर्स का, अगर आप इन पर्सन का एक तरीके से इनकी रिस्पेक्ट करते हो,
इनको एक तरीके से सराहते हो तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। ये उन्होंने क्या किया, मान लो राजा रंजीत सिंह की यहाँ पे पिक्चर लगा दी। अब राजा रंजीत सिंह जो है वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत इज्जत करते हैं हम इनकी। अब राजा रंजीत सिंह जो हैं उनकी पिक्चर यहाँ पे लगाई है, तो एक तरीके से ये पिक्चर लगा के ऐसा लग रहा है कि जो ये मैन्युफैक्चरर है वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आप राजा रंजीत सिंह की इज्जत करते हो तो इस प्रोडक्ट की भी इज्जत करो, है ना, इसकी भी इज्जत करो, इसे भी खरीदो, राइट। तो इस तरीके से ये लोग अपनी टेक्निक्स अपना रहे थे। व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय किंग्स और प्रोड्यूस्ड अंडर रॉयल कमांड इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है ऐसे होते हैं जो कि राजा यूज करता है, अब उसको और ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है राजा के नाम पे कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो राजा यूज करते हैं। या फिर जब कोई प्रोडक्ट रॉयल कमांड में राजा के निर्देश पे बनाया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट बनाओ, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को उनको एडवर्टाइज करने के लिए उस पर राजा की ही फोटो लगा दी जाती थी, रॉयल सिंबल्स लगा दिए जाते थे, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हाँ ये राजा से रिलेटेड है प्रोडक्ट, या तो इसे राजा यूज करता है या तो राजा के डिमांड पे ये प्रोडक्ट बना है। तो इसकी क्वालिटी क्वेश्चन नहीं की जा सकती, ये क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है। इस तरीके से लोगों को मैसेज पहुंचाए जा रहे थे। मतलब कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई साबुन है, उसको राजा भी यूज करता है, ठीक है, अब उस पर किसी राजा की फोटो लगा दी, तो जो अमीर लोग हैं वो डेफिनेटली राजा वाले सोप को तो खरीद पाएंगे, तो अमीर लोग ज्यादातर वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो कि एक्चुअली राजा खरीद रहा है। तो जब लोग देखेंगे कि इस पे राजा की इमेज बनी हुई है, राजा के सिंबल है, तो उनको देखते ही ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो राजा खरीदता है तो मैं भी खरीद लूं, राइट। इसी तरीके से मान लो कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसको आज तो राजा यूज नहीं कर रहा, बट ये जो प्रोडक्ट है इस पे किसी पुराने राजा की पिक्चर लगा दी है, जैसे महाराजा रंजीत सिंह की लगा दी, ठीक है, ऐसे जो हमारे दूसरे राजा हैं उनकी लगा दी। अब लोगों को देखते ही क्या लगेगा, अरे ये तो हमारे राजा जी हैं, ये तो हमारे इन राजा की फोटो है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, लोगों को ऐसा लगने लगता था। और मतलब ये तो ऐसा है ना कि ह्यूमन माइंड के साथ खेला जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के साथ, तो वही चीज यहाँ पे की जा रही थी। When Indian manufacturers advertised the nationalist message was clear and loud। अभी तक हमने मेनली बात की जैसे मैनचेस्टर के जो लोग थे वो किस तरीके से कैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे थे, कैसे वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गॉड्स की पिक्चर, रॉयल पर्सनेजेस की पिक्चर, उन सब का इस्तेमाल कर रहे थे। बट जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें नेशनलिस्ट मैसेज बहुत ही ज्यादा क्लियर एंड लाउड था। मतलब कि ज्यादातर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट पे कैसे लेबल्स लगा रहे थे, ऐसे लेबल्स लगा रहे थे जिनसे कि नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचे, जिससे कि लोगों के मन में जो देश प्रेम की भावना है वो जगे। और जो हमारा पूरा उस टाइम पे एक तरीके से लड़ाई चल रही थी कि हमें ब्रिटिशर से छुटकारा पाना है, तो वो मैसेज भी इंडियन प्रोडक्ट्स में शो हो रहा था। इफ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय द प्रोडक्ट दैट इंडियंस प्रोड्यूस। तो मैसेज क्या पहुंचाया जा रहा था कि अगर तुम देश के लिए परेशान हो या देश के लिए आप कुछ भी फील करते हो, ठीक है, आपको देश की परवाह है, तो आप ये प्रोडक्ट खरीदो जो कि इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके के मैसेजेस इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे थे कि अगर आपके मन में देश के लिए प्रेम है तो आप देश में बने हुए ही चीजें खरीदो, विदेशी चीजें मत खरीदो। एडवर्टाइजमेंट्स बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो काफी अच्छा तरीका बन गई मैसेज को पहुंचाने के लिए, स्वदेशी मैसेजेस, नेशनलिस्ट मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेशनलिस्ट मैसेज का एक अच्छा एग्जांपल आपको इस वाले पोस्टर में दिखेगा। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आप देख सकते हो, इसमें हिंद देवी बनी हुई है एक तरीके से। इसमें क्या है, द गॉडेस इज शोन ऑफरिंग क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल में जो कपड़े बने हैं उनको देवी को चढ़ाया जा रहा है। और ये देवी जो है एक तरीके से हिंद देवी है, भारत माता है एक तरीके से वो, जिनको कि अहमदाबाद की मिल में बने हुए कपड़ों को सौंपा जा रहा है, उनको चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि देखो जो भारत माता है, जो हिंद देवी है, वो इन कपड़ों को यूज कर रही है, तो लोगों के मन में एक तरीके से एक भावना आएगी, देश प्रेम जगेगा और वो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और भी आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या किया गया है, ये पीछे जो बिल्डिंग है उस पर लिखा हुआ है शाहपुर मिल। ये जो कपड़े ऑफर कर रहे हैं उस पर भी शाहपुर मिल लिखा हुआ है, इस तरफ भी कपड़ा है उस पर शाहपुर मिल लिखा हुआ है, और यहाँ तक कि ये जो देवी के साड़ी का बॉर्डर है उस पर भी शाहपुर मिल लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से अपने मतलब गॉडेसेस का और नेशनल फिगर्स का इस्तेमाल करके अपनी मिल का, अपने एक तरीके से फैक्ट्री का
प्रचार किया जा रहा है। फिर आप देखोगे साइड में क्या लिखा है, हिंदुस्तान में बन लो माल, कि हिंदुस्तान में ये बना हुआ माल है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज है, ये हिंदुस्तान में बनी हुई है। तो अगेन क्या मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बना है, इंडिया में बना है, तो आप इसे खरीदो। और ऊपर लिखा है ऊंचो माल, कि ये अच्छी क्वालिटी का माल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो किस तरीके से यूज की जा रही है, किस तरीके से भारत माता की इमेज है, किस तरीके से अहमदाबाद में मतलब इनकी मिल में बने हुए कपड़े को ऑफर किया जा रहा है। जगह जगह मिल का नाम है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ताकि लोगों के दिमाग में जो शाहपुर मिल है वो छप जाए, लोग कनेक्ट करें, नेशनलिज्म की भावना को जोड़ें कि हाँ ये हिंदुस्तान में बना हुआ है, भारत माता को एक तरीके से कपड़ा दिया जा रहा है, भारत माता इस कपड़े को यूज करती हैं। तो ये सारी चीजों को यूज करके इस तरीके से क्या किया जा रहा था, अपने अपने प्रोडक्ट्स की लोग कोशिश कर रहे थे कि वो मार्केटिंग करें, राइट। तो चाहे विदेशी हों, चाहे अपने देश में रहने वाले लोग हों, ये लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचें। जो विदेशी लोग थे वो लोग हमारे देश के जो भगवान हैं, गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनकी इमेजेस को यूज कर रहे थे। और हमारे जो इंडियन लोग थे वो अपने प्रोडक्ट्स पे नेशनलिस्ट चीजें यूज कर रहे थे, नेशनलिस्ट की भावना को दर्शाने वाली चीजें यूज कर रहे थे, लोगों को अपील करने के लिए कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, देश में बने हुए प्रोडक्ट्स खरीदो। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेंट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये चीज तो क्लियर है कि हाँ जो इंडस्ट्रीज का दौर है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई है, न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स बनी है ना। बट इन सब के बावजूद हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रही है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का। मतलब कि जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक तरीके से ये जो एज ऑफ इंडस्ट्रीज है उसमें इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रो हुई हैं, फैक्ट्रीज ग्रो हुई हैं, टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आई हैं। बट इन सब के बावजूद हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट रही है, और काफी बड़े लेवल पे वो बनी रही है। ठीक है, इस पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में। तो एक तरफ जो फैक्ट्रीज है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है और जो हैंड टेक्नोलॉजी है वो भी अपने पांव जमाए हुए है। तो ये चीज हमें इस पूरे सेक्शन से समझ आती है। और अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर में अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हुई, जो इंग्लैंड है वहां पे किस तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और कैसे जो वर्कर्स हैं उनको दिक्कत झेलनी पड़ी, किस तरीके की प्रॉब्लम्स इंडियंस को झेलनी पड़ी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स जो हैं वो आ गए। तो आई होप ये सारी चीजें जो हैं आपको अब बिल्कुल क्लियर होंगी और आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है डाल सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको कोई भी जब नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अब क्लियर होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एज वेल, ताकि एक फीडबैक मिलता रहे कि आपको चीजें अच्छी लग रही है या नहीं। सो विद दिस I will say goodbye to you and we will meet in the next video with a new chapter. Bye bye.